Students, welcome in geography class. Well, today we are going to learn the new chapter in geography. Chapter number 3, Exogenetic Process, Part 1. Okay, first of all, we are going to know about the title word exogenetic. What it mean by exogenetic? Do you know? Exogenetic means the external part or the external process. Now, that means in this part or in this chapter we are going to learn about the external process of the earth. Okay, then now listen carefully. Many landforms are formed due to the internal movements. Many processes occurring on the earth's surface also lead to the formation or degradation of landform continuously. Then what happened here? Many landforms are formed due to the internal movement. That means in the previous part we had learned about the internal movement, and because of the internal movement we had learned some landform there. तो हमने पिछले कुछ लेसन में वहाँ पे देखा था कि अर्थ के इंटरनल मूवमेंट की वजह से कुछ लैंड फॉर्म्स होते हैं, लैंड के पार्ट वहाँ पे बनते हैं, है ना. तो मेनी प्रोसेसेस ऑकरिंग ऑन द अर्थ सरफेस आल्सो लीड टू द फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड फॉर्म कंटिन्यूसली. तो ऐसे बहुत से सारे अर्थ के सरफेस पे ऐसे प्रोसेसेस होते रहते हैं जिसकी वजह से कभी लैंड फॉर्म भी होते हैं और कभी लैंड का डिग्रेडेशन भी होता है. मतलब लैंड जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो कम भी होता हुआ वहाँ पे दिखाई देता है. इन दिस लेसन वी विल बी स्टडिंग द एक्सोजेनेटिक, दैट मीन्स एक्सटर्नल प्रोसेस एंड द लैंड फॉर्म्स फॉर्म बाय देम. तो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें एक्सटर्नल प्रोसेस अर्थ की जो सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर जो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले external process occur because of the forces working on the earth surface. तो एक्सटर्नल प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे जो कुछ फोर्सेस वहाँ पे वर्किंग करती है जिसकी वजह से एक्सटर्नल प्रोसेस वहाँ पे होती है. तो कौन से ये फोर्सेस है जिनके बारे में हम जानकारी लेते हैं? दे आर मेनली सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स and kinetic energy associated with the moving object on the earth's surface. तो ये कौन से फोर्सेस हैं जिसमें सबसे पहले वहाँ पे बताया गया है कि सोलर एनर्जी, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी और एसोसिएटेड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट. जिसमें सोलर एनर्जी तो हमें पता है, सोलर एनर्जी मतलब सन से निकलने वाली जो एनर्जी है, सन की जो एनर्जी है जिसकी वजह से कुछ लैंडफॉर्म वहाँ पे होते हैं. उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी कुछ एक्सटर्नल प्रोसेसेस वहाँ पे होते हैं. और उसके साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी. डू यू नो अबाउट काइनेटिक एनर्जी मीन्स व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो, जिसका मीनिंग यह है कि जो भी मूविंग एनर्जी है, मतलब ऐसी एनर्जी जो स्पीड की वजह से या मूवमेंट की वजह से वहाँ पे होती है, वो काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट, एसोसिएटेड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस. तो ये भी सारे मूविंग ऑब्जेक्ट जो हैं जिनकी वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर ऐसे कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं. The next part is there, that is, do you know? Landforms formed on the Earth's surface as the result of internal movement are called primary and secondary landforms. Primary and secondary landforms. तो जो भी लैंडफॉर्म अर्थ के सरफेस पे होते हैं और किस वजह से होते हैं? अर्थ के इंटरनल मूवमेंट की वजह से. मतलब अर्थ के इंटरनल मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस पे जो लैंडफॉर्म होते हैं वो प्राइमरी या सेकेंडरी लैंडफॉर्म कहे जाते हैं. उन्हें प्राइमरी या सेकेंडरी लैंडफॉर्म कहा जाता है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है कॉन्टिनेंट्स, देन माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एक्सेट्रा. तो अर्थ के इंटरनल मूवमेंट की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो कौन से हैं? कॉन्टिनेंट्स या माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, ये सब प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म कहे जाएंगे. बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेस लाइक वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिपोजिशन
the primary and secondary landforms give way to the tertiary landforms. तो अब एक्सटर्नल प्रोसेस जो होती है अर्थ के सरफेस पे या सरफेस के नियर में जो भी प्रोसेस वहाँ पे होती है, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन, लैंडफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिपोजिशन, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स को मतलब कुछ चेंज करती है और जिससे बनते हैं टेरशरी लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल प्रोसेसेस बताए गए हैं जिसमें वेदरिंग ये एक पार्ट बताया गया है। तो वेदरिंग मीन्स क्या? टू ब्रेक डाउन द रॉक्स एंड टर्न इनटू अ स्मॉल पीसेस। तो ये वेदरिंग हम उसे कह सकते हैं कि बड़े से रॉक का मतलब टूटना और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना, ये वेदरिंग होता है। और इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इरोजन मतलब श्रिंकिंग ऑफ द रॉक्स, है ना, रॉक की श्रिंकिंग होना, कम होना। और ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मतलब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। डिपोजिशन एक जगह पे डिपॉजिट होना, इकट्ठा होना, है ना, जिसकी वजह से गिव वे टू अ टेरशरी लैंडफॉर्म्स, जिसकी वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो टेरशरी लैंडफॉर्म वहाँ पे कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल वैलीज, सैंड ड्यून्स, डेल्टा, यू शेप वैलीज एक्सेट्रा। तो इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं कि वैलीज, सैंड ड्यून्स, डेल्टा, यू शेप वैली एक्सेट्रा। तो ये सब उसके एग्जांपल वहाँ पे बताए जाते हैं। तो आगे चल करके नेक्स्ट पार्ट वहाँ पे है कैनिटेल। ओके, तो ये कैनिटेल में क्या बताया गया है जिसके बारे में हम देखते हैं। चलो, see the given picture, observe the physical appearance of the rocks in the each picture. You can see that rocks are broken, fractures and have holes in them. In picture you can also see that the statues has been deformed. Why are the rocks in such a condition? Think about them and briefly tell the reason you can think of. Discuss the reasons. Check with the teachers if your reasons are relevant. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर बताए गए हैं, है ना, साइड में यहाँ पे पिक्चर बताए गए, देखो, जैसे कि पिक्चर 3.1 बी, 3.1 सी, नीचे 3.1 ए, और आगे ऐसे कुछ पिक्चर बताए गए हैं जिनका ऑब्जर्वेशन करना है। और उस ऑब्जर्वेशन में जो भी रॉक्स वहाँ पे बताए गए हैं वो रॉक्स वहाँ पे टूटे हैं, उनमें कुछ फ्रैक्चर्स गए हैं, कुछ होल्स गए हैं, है ना। तो ये सब पिक्चर्स ऐसे क्यों हैं, ये रॉक्स में इस तरह से फ्रैक्चर्स, क्रैक या होल्स या उनकी वेदरिंग क्यों हुई है, तो जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और आपका आंसर अगर रिलेवेंट है तो टीचर से उसे कंफर्म भी हमें करना है। तो सबसे पहले ये जो पिक्चर्स हैं, तो इन पिक्चर्स के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। देन नाउ see carefully. The first picture is there, figure 3.1. Figure 3.1a. Figure 3.1a यहाँ पे बताया गया एक पिक्चर आपको दिख रहा है ना, जो कर्व शेप में एक हिल आपको दिख रही है वहाँ पे, है ना। तो नीचे बताया गया, देखो, एक्सफोलिएशन ऑफ डोम शेप हिल, मैकेनिकल वेदरिंग, ऐसा नीचे बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सफोलिएशन का मतलब क्या है। एक्सफोलिएशन मीन्स पीलिंग लाइक प्रोसेस, है ना। पीलिंग हम कैसे कह सकते हैं कि जिस तरह से किसी चीज़ को कोई चीज़ जैसे छिल जाती है ना, जिस तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि ओनियन है ना, ओनियन को अगर हम कट करते हैं तो उसके लेयर्स हमें अंदर दिखाई देते हैं, तो एक एक लेयर हम निकालते हैं, मतलब पीलिंग करना। एक्सफोलिएशन ऑफ डोम शेप हिल, डोम शेप हिल मतलब कर्व लाइक शेप इज देयर नो। तो यहाँ पे कर्व लाइक शेप वाली एक हिल वहाँ पे देख रही है, उसका एक्सफोलिएशन हमें दिख रहा है, मतलब पीलिंग वहाँ पे दिख रही है। तो ये मैकेनिकल वेदरिंग वहाँ पे उसे हम कह सकते हैं। द नेक्स्ट फिगर इज देयर, दैट इज 3.1 बी, वो है ब्लॉक डिस्टिंग्रेशन।
डिसइंटीग्रेशन। तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल वेदरिंग, ये चीज़ वहाँ पे बताई गई है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो रॉक्स हैं, है ना, तो इसके कुछ टुकड़े, ब्लॉक्स लाइक टुकड़े वहाँ पे हो रहे हैं। डिसइंटीग्रेशन मीन्स अलग अलग होना, है ना, टू मेक इनटू अ पार्ट में वो अलग अलग वहाँ पे हो रहे हैं, ब्लॉक जैसे शेप वहाँ पे दिख रहे हैं, वो भी मैकेनिकल वेदरिंग से है। और नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे फिगर दिख रही है, फिगर 3.1, वो फिगर क्या है, तो वो है शटरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग। ये भी मैकेनिकल ही वेदरिंग है ना, ये भी मैकेनिकल वेदरिंग है और शटरिंग है। शटरिंग मीन्स कट इनटू अ पार्ट, तो पार्ट्स में ये कट हो रही है, शटर हो रही है, टुकड़े हो रहे हैं। और नेक्स्ट वहाँ पे हमें और भी कुछ फिगर्स वहाँ पे दिखाई दे रही है। फिगर 3.1, ये है फिगर 3.1 डी। तो उसमें ऑक्सीडेशन बताया गया है, ऑक्सीडेशन केमिकल वेदरिंग। तो ये ऑक्सीडेशन क्या है कि ऑक्सीजन का अदर किसी केमिकल के साथ वहाँ पे अगर कोई रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से कोई चेंजेस वहाँ पे दिखाई देते हैं, तो जिसे हम ऑक्सीडेशन वहाँ पे कहते हैं। और ये है केमिकल वेदरिंग। तो ये वर्ड में ही कुछ केमिकल्स वहाँ पे होंगे, ऐसा हमें कुछ समझ में आता है, जिसके बारे में नेक्स्ट हम कुछ पढ़ने वाले हैं, आगे समझने वाले हैं। और नेक्स्ट वहाँ पे हमें जो फिगर दिखाई दे रही है वो फिगर 3.1 ई, जिसमें बायोलॉजिकल वेदरिंग हमें दिखाई दे रही है। तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है? बायोलॉजिकल वेदरिंग, वहाँ पे एक पिक्चर में हमें एक एंट दिखाई दे रही है, वो डिगिंग कर रही है ना, मतलब जो भी रॉक है या जो सॉइल है उसका डिग्रेडेशन, उसे तोड़ने का काम, है ना, तो ये एंट कर रही है। मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग, एनिमल या कोई इंसेक्ट जो है वो इस तरह की वेदरिंग का काम करता है या रॉक को तोड़ने का काम करता है, उसे बायोलॉजिकल वेदरिंग कहा जाता है। तो आगे और भी कुछ फिगर्स वहाँ पे दिखाई दे रही है जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो फिगर 3.1 जी, जिसमें केमिकल वेदरिंग बताई गई है। देखो एक स्टैचू है वहाँ पे, हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, स्टैचू में भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो स्टैचू का वहाँ पे जो फेस दिख रहा है, उस फेस में कुछ होल्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो भी केमिकल वेदरिंग की वजह से है। मतलब ये जो स्टैचू है, जिस भी सैंड से या जिस भी मतलब रॉक से बना होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ वहाँ पे केमिकल्स वहाँ पे होंगे, और वाटर की वजह से या एयर में जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से उसका रिएक्शन होकर ये होल्स वहाँ पे बने हुए हैं, तो जिससे ये केमिकल वेदरिंग होती है। द नेक्स्ट पिक्चर इज देयर, नेक्स्ट फिगर इज देयर विच इज़ अबाउट केमिकल वेदरिंग और सॉल्ट वेदरिंग। तो ये केमिकल वेदरिंग और सॉल्ट वेदरिंग की ये पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। तो ये वेदरिंग जनरली सी शोर या कोस्टल एरिया जो होता है, कोस्टल एरिया में ये हमें दिखाई देती है। तो वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं कोस्टल एरिया में या सी शोर के एरिया में, तो उस एरिया में उन रॉक्स के ऊपर जो मतलब ओशन का, सी का जो वाटर है वो बार बार उस रॉक के ऊपर टकराता है, बैक फोर्स उसे करता है। तो ये जो मतलब सी या ओशन का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, जिसके अंदर सॉल्ट होती है या सॉल्ट का कुछ एग्जिस्टेंस वहाँ पे होता है। तो सॉल्ट की वजह से, उस सॉल्ट की रिएक्शन की वजह से इस रॉक में जो वेदरिंग हुई है, जो हमें दिखाई दे रही है, एक नेट की तरह, जाली की तरह वहाँ पे दिखाई दे रही है ना, तो ये भी एक केमिकल वेदरिंग हम उसे कह सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज देयर geographical explanation, which we will be learn into a next lecture. Okay, bye.